नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन में। मैं अरविंद लोधी लेकर हाजिर हूं आपके सामने एसआई इंस्टॉलमेंट के वे क्वेश्चन जिनका डाउट आपके लिए पिछले 2-3 सालों से बना हुआ है और आप उस डाउट को क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं। और डाउट क्लियर नहीं हो पाने की वजह से आप उन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी नहीं हल कर पाते, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात हमेशा खटकती रहती है कि यार ये ऐसा कैसे संभव है। तो आज वो जो कुछ भी आपके दिमाग में रहता है कि ये कैसे संभव है, उसको आज मैं संभव कराने वाला हूं आपके लिए। और प्रैक्टिकली मैं आपके लिए विथ प्रूफ चीज़ों को समझाऊंगा और एसआई इंस्टॉलमेंट का आपके लिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके साथ साथ आपके लिए बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने इस टॉपिक की डिमांड की थी मुझसे जब मैंने सीआई इंस्टॉलमेंट का वीडियो डाला हुआ था चैनल पर। तो इसी बेस पर मैं आपके सामने लेके आया हूं एसआई इंस्टॉलमेंट के बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड हैं और आपके लिए डाउटफुल बने रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखने के बाद आपके लिए जिंदगी में कभी डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि बैंक में जमा करता है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में 12% एसआई की दर से बैंक से 672 रुपए उसको प्राप्त हो तो प्रत्येक वर्ष के अंत में वो कितना धन जमा करता है। अब आप बोलेंगे यार ये तो एसआई इंस्टॉलमेंट किस्त वाला क्वेश्चन तो नहीं है। तो जैसे दोस्तों मकान बनाने से पहले हम नींव डालते हैं, उसी तरीके से किसी चीज को समझने से पहले मैं आपको उसकी फाउंडेशन बताना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं, सब पे बनते हैं मुझे पता है, लेकिन इसके थ्रू मैं आपको कहां पे डाइवर्ट करूंगा, एसआई इंस्टॉलमेंट में डाइवर्ट करूंगा, क्योंकि माहौल बनाना समझते हैं ना आप। मैं आपको सरल से कठिन की तरफ ले जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपका मैथ का डर भगाना है, जो आपके दिमाग में मैथ का डर है वो भगाना है। तो सबसे पहले इसको देखें आप, इसके जस्ट बाद में आपके लिए बिल्कुल ले चलूंगा कहां पर, एसआई इंस्टॉलमेंट, एसआई किस्त वाले क्वेश्चन पर। तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपके लिए वो भी बनेगा। और मैं बोल रहा हूं कि अभी आप लाइक और डिसलाइक बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को आप अंत तक देखें, उसके बाद में जो आपको अच्छा लगे वो करना, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि वो जमा करता है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में 12% एसआई की दर से 672 रुपए प्राप्त हो तो हम मान लेते हैं प्रत्येक वर्ष के अंत में, मतलब पहले वर्ष 31 दिसंबर 2019 को 100 रुपए जमा करता है। इसी तरीके से दूसरे वर्ष, उसी तरीके से तीसरे वर्ष। अगर वह 3 वर्ष तक लगातार 100 रुपए एक समान धनराशि जमा करेगा तो टोटल उसका धन कितना जमा हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपए। लेकिन उसमें लिखा हुआ है तीसरे वर्ष के अंत में मतलब 3 वर्ष बाद उसे 12% की एसआई दर से 672 रुपए प्राप्त हुए। ट्विस्ट इधर ही है दोस्तों, समझने की कोशिश करना। आप गए बैंक, आपने पहले वर्ष 31 दिसंबर 2019 को 100 रुपए जमा कर दिए, ठीक है ना, क्लियर है। अब दूसरा दिन क्या है, 1 जनवरी 2020 है, मतलब उस 31 दिसंबर 2019 मतलब इस 2019 पूरे साल आपको 100 रुपए पे ब्याज नहीं मिला। आपको किस पे ब्याज मिला है, 2020 भर आपको पूरी साल भर ब्याज मिला हुआ है। इसमें लिखा है तीसरे वर्ष के अंत में 12% की एसआई दर से 672 रुपए प्राप्त होते। आपने जमा तो इतना किया हुआ था, लेकिन आपको कुछ ब्याज भी मिला हुआ है। तो इस 100 रुपए पर आपको ब्याज कहां कहां मिला हुआ है, यहां भी मिला, यहां भी मिला, क्योंकि 2020 में भी मिला और 2021 में भी मिला। आपके 100 रुपए तब तक जमा रहे ना, तो 100 का आपको 12% के हिसाब से कितने साल तक ब्याज मिला हुआ है, 2 साल तक। तो टोटल आपका 24 रुपए ब्याज हो गया, 100 आपने जमा किए हुए थे। आपके पैसे कितने हो गए दोस्तों, 124 रुपए हो गए। समझते जाना बिल्कुल बहुत ध्यान से। फिर आपने दूसरी साल गए आप 31 दिसंबर 2020 को बैंक, और आपने 100 रुपए फिर से जमा किए हुए थे। तो इस 100 पर आपको यहां ब्याज नहीं मिला, लेकिन 2021 पूरे साल भर ब्याज मिला। और ब्याज मिला 12% की दर से, कितने साल मिला, 1 साल। तो आपका ब्याज बना 12% अकेला, या 12 रुपए बना 100 का। 12% 100 का आपको जितना भी परसेंट करते हैं उतने ही रुपए बनता है। तो ये 12% ब्याज और 100 ये, तो आपका कितना रुपए जमा हो गया बैंक में, 112 रुपए हो गया। फिर तीसरे साल आप गए बैंक में और आपने 31 दिसंबर 2021 को पैसा जमा किया, तुरंत निकालिए। किसान क्रेडिट कार्ड होता है जो केसीसी, उसकी तरह है ना, निकाला और आपने डाला और आपने निकाल लिया। तो आपने इस पर कोई ब्याज नहीं मिला, मतलब आपका ये 100 रुपए ही रहा। इस तरीके से आप इसको पूरे को जोड़ें तो ये कितना, 300 में आप कितना और जोड़ देंगे, 36, तो ये हो गया 336। यहां देखें दोस्तों ट्विस्ट क्या है, अगर आप 100 रुपए हर साल के अंत में जमा कर रहे हो तो आपने जमा तो कितना किया, 300 रुपए किया, लेकिन आपको 12% की ब्याज, 12% की दर से, एसआई की 12% की दर से आपको तीसरे वर्ष के अंत में इतने रुपए प्राप्त हुए। मतलब आपको हर साल ब्याज मिला हुआ है 12% की दर से, वो भी अलग अलग रुपयों पर मिला हुआ है, अलग अलग टर्म पर मिला हुआ है। तो टोटल आपका जो बैंक में जमा हो गया पैसा, अमाउंट, ये मूलधन आपने जमा किया, ये क्या कहलाता दोस्तों, मिश्र धन कहलाता। मिश्र धन कितना जमा हुआ आपका, 336 रुपए या 336 यूनिट या फिर 336%, क्योंकि ये हमने माने हुए अमाउंट है ना, हमारा रियल अमाउंट तो ये है ना मिश्र धन। तो 336% के बराबर हम कंपेयर कर देंगे 672 की। तो 3 दूनी 6, 36 दूनी 72, कितना गुना है दोस्तों, 2 गुना है। अब आपने हर साल
के शुरुआत में कितना जमा किया हुआ था, आपने 100 जमा किया हुआ था, तो इसका गुणा आप 2 कर देंगे तो टोटल आपने प्रत्येक साल के अंत में कितना रुपए जमा किया हुआ है, 200 रुपए जमा किया हुआ है। आप और ध्यान दें, आपने 200 200 200 तो आपने टोटल जमा कितना किया दोस्तों, 600, लेकिन आपको मिला कितना बैंक से, 672 क्या मिला आपके लिए, यही तो बैंक से आपके लिए ब्याज मिला हुआ है ना, यही तो आपके लिए बैंक से क्या मिला हुआ है, ब्याज मिला हुआ है। लेकिन आपने जमा कितना किया हुआ था, 600, 200 200 200 रुपए आप जमा करते गए बैंक में, लेकिन आपको बैंक 3 साल के अंत में दे रहा है। यहां समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन बैंक ने आपको जो आपने 200 200 रुपए 3 साल के लगातार जमा किया है अंत में, वो आपको बैंक ने इकट्ठा दिया है। क्या दिया है, बैंक ने इकट्ठा दिया है, इस वजह से बैंक ने आपको 672 रुपए दिया। ये तो आपका यहां से आंसर क्या हुआ, आंसर तो दोस्तों ये हो गया। मैं आपको यहां से किस्तों में कन्वर्ट कराना चाह रहा हूं, तो किस्तों में ले चल रहा हूं, क्लियर है ना। तो अब मैं जल्दी से इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन ये है हमारा कि 672 रुपए के कर्ज को 672 रुपए के कर्ज को 3 वर्ष बाद देना है। यदि वह इसे, समझने की जरूरत है दोस्तों, यहां पर 672 रुपए के कर्ज को 3 वर्ष बाद देना है। यदि वह इसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना चाहता हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो। जी हाँ, मैंने यही क्वेश्चन आपको किस्त में कन्वर्ट कर दिया है। अब लेकिन यहां पर ये जो 672 रुपए है दोस्तों, ये जो 672 रुपए है दोस्तों, इसको हम क्या समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, मूलधन है। लेकिन ये मूलधन बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये मूलधन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है 672 रुपए के कर्ज को। मतलब 672 रुपए अगर आप देना चाह रहे हैं तो आपको 3 साल बाद देना पड़ेगा। आप 3 साल बाद अगर रुपए देना चाह रहे हैं तो आपको 672 देना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको किस्तों में भी दे सकते हो, नहीं तो आप इसको किस्तों में भी दे सकते हो। इसका मतलब 672 मूलधन नहीं है। आपने जो उधार लिया होगा या उधार ली गई धनराशि 672 बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने उधार लिया होगा वो तो दोस्तों इससे कम होगा ना, 600 से भी बहुत कम होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, 600 से भी वह कम होगा। बात आ रही है मेरे हिसाब से आपके लिए समझ में, क्योंकि 672 रुपए 3 साल बाद आप इकट्ठा दे सकते हो, नहीं तो आप किस्तों में भी उसको दे सकते हो। तब हम इसको जल्दी से हल करते हैं और चीजों को देखते हैं। यहां पर आपको ऑप्शन वही के वही रहेंगे। अब यहां हम चीजों को फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे। बस आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है तब, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं हम कि 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए इस तरीके के हम 3 किस्तों में इस पैसे को चुका रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 3 वार्षिक किस्तों में भी चुका सकते हो। टोटल हम कितना रुपए जमा करेंगे, 300 रुपए जमा करेंगे। बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। 100 रुपए मानी हुई किस्तें हैं, तो अगर हम कितना रुपए देंगे, 300 रुपए देंगे। लेकिन अगर हम इसको 3 वर्ष के अंत में पे करेंगे, क्योंकि ये तो 672 रुपए क्या दे रखा है दोस्तों, ये जो 672 है तो 3 वर्ष के बाद दे है ना। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे, मैं आपको उन्हीं क्वेश्चनों पे ले चलूंगा जो बिल्कुल 2 लाइन या 1 लाइन के होते हैं और एसआई इंस्टॉलमेंट के होते हैं, उन्हीं पर ले चलूंगा। बस आपको थोड़ा सा कन्वर्ट कर करके आप पेशेंस जरूर रखें अगर आपको अपना डाउट क्लियर करना है तब। अब अगर आप ये 100 रुपए है, ये 100 तो आपने एक किस्त पे कर दी, और ये वाला 100 आपने अगर दूसरी साल पे ना किया होता, आपने 3 वर्ष के अंत में ही दिया होता, तो यहां आपके लिए 12% की दर से कितनी साल ब्याज लगता है, 1 साल ब्याज लग जाता, क्योंकि आपने ये पहले ना दे के बाद में दिया है ना तीसरे वर्ष के अंत में। तो आप टोटल कितना जमा करते, 112 जमा करते। बात को समझने की कोशिश करना। फिर अगर आपने ये जो 100 रुपए पहली किस्त है यहां ना देते, सीधा 3 साल के बाद देते, तो आपको इस पर 12% की दर से कितना ब्याज लगता, 2 साल तक कितना होता दोस्तों, 24% या 24 रुपए। 100 पे आप जानते हो हर एक चीज परसेंट और रुपए बात बराबर होती है, तो यहां से ये आप कितना जमा करते, 124। अब आप इनको जोड़ दें, ये 100 आपने ये लास्ट में दिया ना, तो ये तो आपको इस पे ब्याज लगेगा नहीं, ये तो इकट्ठा इधर ही जोड़ देंगे। तो आपने टोटल इस तरीके से कितना जमा किया दोस्तों, 336% या 336 यूनिट या 336 रुपए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं या 336 एक्स। लेकिन हमने 336% या यूनिट या एक्स नहीं पे किया, हमने कितना पे किया हुआ है, 672 रुपए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है ना दोस्तों कि 672 रुपए के कर्ज को 3 वर्ष के बाद देना है। 672 रुपए के कर्ज को 3
3 वर्ष के बाद देना है। तो 672 336% के बराबर होगा ना, यहां से 1% बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन हमने जो वार्षिक किस्त पे की हुई है वो कितनी पे की हुई है, 100, तो 2 आप इसका गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए की आपकी एक वार्षिक किस्त होगी। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें दोस्तों, ठीक है ना। लाइक डिसलाइक आप वीडियो को अंत में ही करना। 200 200 200 आपने टोटल कितना रुपए पे किया दोस्तों, किस्तों में अगर आपको पे करना है तो 600 करना पड़ेगा, और अगर आप 3 साल के बाद पे करना चाहते हैं इकट्ठा तो आपको 672 करना पड़ेगा। इसका मतलब ना ही आपका 600 उधार ली गई धनराशि है, ना ही आपका 672 उधार ली गई धनराशि है। आपकी जो उधार ली गई धनराशि है वो आपकी 600 से भी कम होगी। वो यहां पर इस क्वेश्चन में नहीं निकाली जा सकती है। हाँ, अगर वो अपन निकालेंगे तो क्वेश्चन अलग बन जाएगा, वो क्वेश्चन ये नहीं रहेगा तो वो नहीं निकाली जा सकती है। लेकिन आपको इतना जरूर समझना है कि ना तो उधार आपने 600 लिया है ना 672 लिया है, आपने उधार 600 से भी कम लिया है। तभी ना कि आप 200 200 200 की 3 किस्तें दें तो 600 पे कर रहे हैं, और अगर आप एक किस्तें भी ना दें और आप सीधा 3 साल के अंत में पैसा दें तो आपको 672 रुपए पे करना पड़ रहा है। यही मैंने आपको समझाने के लिए पिछला क्वेश्चन लिखा हुआ था, आप भली भांति समझ गए होंगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में था कि आप अगर 200 रुपए हर साल बैंक में जमा कर रहे हैं अंत में, तो आपका जमा तो हो रहा है दोस्तों 600, लेकिन आप वो इकट्ठा निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपको इकट्ठा मिल रहा है, तो मिल रहा है 672। अब आप थोड़ा सा चीजों को मेरे हिसाब से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आप बैंक गए, आप हर साल बैंक के अंत में, साल के अंत में गए बैंक में 200 रुपए जमा करते गए, 3 साल में कितना जमा किया आपने यार, 600 जमा किया, लेकिन आपको बैंक से मिला कितना, 672। तो यही तो रीजन है कि आप अगर हर साल आप किस्त देंगे तो 600 देना पड़ेगा, और अगर आप 3 साल के अंत में इकट्ठा पैसा देंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा, 12% लगेगा, और आपको 672 रुपए पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो, 12% की दर से 72 रुपए क्या बना, 3 साल में अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग तरीकों से क्या बन गया, ब्याज बन गया। इसका मतलब ना ही आपका ये मूलधन है। हम मान लेते हैं, कई बार बच्चे मान लेते हैं कि यार 672 ही उधार ली धनराशि, और वो चेक करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं कि 672 उधार लिया, 600 पे किया, कहां से क्वेश्चन हुआ। यही डाउट है आपका, और कुछ भी नहीं है। डाउट क्या है, यही है, वही बात होगी ना, बगल में छोरा हो मोहल्ले भर में ढिंढोरा, इस तरीके का सिस्टम है यहाँ पे। तो आपने 672 जब उधार ही नहीं लिया, ये तो कर्ज है ना। वो कर्ज को अगर आप बहुत अच्छे से समझें, आपने जिससे उधार लिया, आपने साहूकार से उधार लिया, तो साहूकार ने मूलधन आपको उधार दिया। समझ रहे हैं आप बात को, आपने को क्या दिया, मूलधन, और आपने लिया उधार ली धनराशि। लेकिन जब आपको ब्याज के साथ उसको रिटर्न करेंगे तो उसको क्या मिलेगा दोस्तों, उसको मिश्र धन मिलेगा, और आप कर्ज वापस करेंगे। आप क्या करेंगे, लोन या ऋण वापस करेंगे। तो वो एक ही रुपए है, वो 2 जगह 2 स्थितियों में अलग अलग नाम से जाना जा रहा। साहूकार के लिए जो मिश्र धन है वही आपके लिए कर्ज है। तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ 672 रुपए के कर्ज को 3 वर्ष के बाद में देना है। इसका मतलब ये मूलधन हुआ ही नहीं, और जो 600 आप किस्तों में पे कर रहे हैं तो वो भी मूलधन नहीं है। जो आपका उधार ली गई धनराशि मूलधन होगा वो इससे भी कम होगा। मेरे हिसाब से आप इस बात को समझ गए होंगे। हम और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। 3 किस्तें जब अलग अलग होती हैं वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। तो दोस्तों आपने पिछले क्वेश्चन में जाना इसका बेसिक फुल कॉन्सेप्ट, और इसका आपने डाउट भी क्लियर कर लिया अपने दिमाग में कि आखिर ये जो लिखा होता है ये क्या है। ये मूलधन नहीं है, उधार ली गई धनराशि नहीं, ये कर्ज है जो इतने साल बाद देना होता है, 3 या 2 4 या 5, ठीक है ना। लेकिन क्या आप ऐसे एग्जाम में कर पाओगे हल? तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। हम इसको ट्रिक से करेंगे, और ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से देखिए। 4 वर्ष बाद दे 1380 रुपए, तो आप कभी भी इनको उधार ली गई धनराशि या मूलधन नहीं बोलेंगे, ये 4 वर्ष बाद देना कर्ज है, ठीक है ना। ठीक है, वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि एसआई की दर 10% वार्षिक हो तब प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, वो ऑप्शन रहे। हम मान लेते हैं हमारी प्रत्येक किस्त कितनी है दोस्तों, 100 रुपए। तो चौथी किस्त हमने 100 रुपए पे की, तो इस पे तो हमें कोई ब्याज नहीं लगेगा ना, क्योंकि लास्ट किस्त है चौथी। फिर आपने यहां से तीसरी किस्त पे की हुई, अगर आप ये 4 साल के अंत में करेंगे पे, तीसरी किस्त अगर आप 4 साल के अंत में पे करेंगे तो 1 साल आपको ब्याज लगेगा 10% की दर से। कितना ब्याज बनेगा दोस्तों, 110 आप पे करेंगे। फिर जो आप दूसरी किस्त पे करेंगे, है ना, जो आपने ये चौथी ये तीसरी, फिर आप दूसरी किस्त पे करेंगे तो उस पर आपको कितने साल तक ब्याज लगेगा दोस्तों, 2 साल तक ब्याज लगेगा। तो 120 बनेगा, क्योंकि 100 तो किस्त है। फिर तीसरी जो पहली किस्त आप पे करोगे उस पर आपको 3 साल तक ब्याज लग जाएगा, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, इस तरीके से। क्योंकि ये आपने यहाँ पे कर दी तो आपको 3 साल तक ब्याज लगा, जो 3 किस्तें बनी हुई। तो 100 पे
30% 30 होता है, इन सबको आपको जोड़ देना है। तो ये बनेगा दोस्तों 640%, 640% बराबर हो रहा है 1380। यहाँ से आपको 1% के बराबर वैल्यू निकालना है जो कि बनेगी 3, और आपने एक किस्त कितनी पे की हुई है 3, तो यहाँ से कितना बन गया दोस्तों, ये 300 बन गया। यहाँ से आ गया आपका आंसर सी आ गया। दोस्तों जिन भी किन्हीं दोस्तों को समस्या आ रही हो समझ में, तो पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखें, उसकी फाउंडेशन समझें, क्योंकि जो 100 हमने माना हुआ था ना, 100 इस तरीके से हमने ये माना हुआ था, कितनी हमारी 4 किस्तें हो गई ना दोस्तों। तो अगर ये 100 आपने यहाँ तो पे कर ही रहे हैं, ये 100 अगर आप यहाँ पे ना करें, पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ये 100 यहाँ पे ना करें, यहाँ करोगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 110 करना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं करोगे, यहाँ करोगे तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 2 साल तक ब्याज लगेगा ना आपको, तो कितना पे करोगे आप, 120 करोगे ना। फिर इस तरीके से ये वाला 100 आप यहाँ पे ना करो और यहीं करो 4 साल के अंत में, तो आपको कितना करना पड़ेगा, 130, 100 ये हो गया। इन सबको जोड़ देंगे आप कितना बनेगा, 640 बनेंगे। बस हो गया, सिंपल सा काम है। तो ये तो थी दोस्तों इसकी ट्रिक थी। अब मैं एक और इसमें फाउंडेशन के साथ साथ आपके लिए ट्रिक भी बताता हूँ, तो आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना भागें, और चीज़ों को बहुत अच्छे से देखते रहें और समझते रहें, क्योंकि आपका मैं आज डाउट भी क्लियर करा दूंगा और ट्रिक भी आपको पूरी समझा दूंगा। क्वेश्चन है हमारा 12,800 रुपये 3 साल के बाद देना है यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है तथा तीसरी किस्त का 1/3 है। पहली किस्त जो दूसरी की आधी हो, तीसरी की कैसी है, 1/3, तो तीसरी किस्त का मान याद करो यदि एसआई की दर 10% वार्षिक हो। फिर से मैं दोस्तों एक बार फाउंडेशन बता रहा हूँ आपके लिए, बस आप चीज़ों को समझ जाए, बहुत अच्छा इस वजह से बता रहा हूँ, क्लियर ना। हम मान लेते हैं पहली किस्त कितनी है, 100 है, लेकिन ये बोला जा रहा दूसरी की आधी है, मतलब ये 200 होगी, और पहली तीसरी की कैसी है, 1/3 है। पहली जो तीसरी की कैसी 1/3 है, तो ये कितना होना चाहिए, 300, 300 का 1/3 100, और 200 का आधा 100 होता है, ठीक है ना, क्लियर है। 10% की वार्षिक दर से ये आपको ब्याज देना है। अगर आप एक किस्त पे कर रहे हैं 3, 2, 5 और 1, 6, इस तरीके से आप 600 पे कर रहे होते हैं ना, 600 देना है आपको किस्तों में, क्योंकि 12,800 रुपये 3 साल के बाद देना है और 10% की वार्षिक दर है, तो इसके बराबर हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना ही आपने ये कर्ज लिया हुआ है ना, ठीक है। अगर यहाँ माने तो ये भी नहीं लिया है, और जो आपका 10% के ब्याज से बनेगा वो भी नहीं लिया होगा। तो अगर आप ये 200 रुपये यहाँ पे ना करके दूसरी किस्त में ना दे के 3 साल के बाद दे रहे होते, तो आपको क्या लगता, ब्याज लगता। आपको ब्याज लगता कितनी परसेंट की दर से लगता, 10% की दर से। कब तक लगता है, 1 साल। 200 का 10% दोस्तों 20 होगा, तो ये हो गया 220 आप पे कर रहे होते। फिर आप ये पहली किस्त है, जो पहली किस्त आप किस्त में ना दे रहे होते, 3 साल के बाद देते, तो आपको 10% की दर से कितनी साल तक ब्याज लगता है, 1 और 1 2, ठीक है ना, 2 साल तक। तो ये बनता 20%, तो ये यहाँ पे कितना आता, 200, 120 आता, 300 तो आपने 3 साल के अंत में ही दिए थे ना, यहाँ से आप इनको जोड़ दें तो ये बनेगा यहाँ 3, 2, 5 और 1 640% बराबर। देखिए दोस्तों, अगर आप किस्तों में पे कर रहे थे वही पैसा तो आपको 600 देना पड़ रहा था, माना गया है, जो हमने माना है उसके लिए, और अगर आप 3 साल के बाद में अंत में पे कर रहे हैं तो 640 देना पड़ रहा है। इसका मतलब ना ही आपका ये मूलधन या उधार लेगी धनराशि, ना ही आपका ये मूलधन या उधार लेगी धनराशि, आपकी मूलधन या उधार लेगी धनराशि 600 से भी कम होगी। आपको बात समझनी पड़ेगी। 640% बराबर हम कंपेयर कर देंगे 12,800 रुपए की। यहां से हम 1% के बराबर वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, है ना। तो ये बनेगी 1% बराबर दोस्तों 20 रुपए बन जाएगा। हमसे पूछी जा रही है दोस्तों तीसरी किस्त का मान। मेरे हिसाब से तीसरी किस्त का मान पूछा जा रहा है। तीसरी किस्त दोस्तों हमारी कितनी है, 300 यूनिट। 300 में गुणा कर देंगे हम 20 का, तो ये आ गई दोस्तों 600 रुपए। मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये मैंने बहुत टफ क्वेश्चन बता दिया आपको, थोड़ा टेक्निकल लेवल भी बता दिया। अब अगर आप सोचें इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको फाउंडेशन बशर्ते बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। डायरेक्ट करने में कोई झंझट नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। लिखा हुआ है 12,800 रुपये 3 साल के बाद देना यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीसरी किस्त का मान ज्ञात करो। दोस्तों तीसरी किस्त हम सबसे लास्ट में पे करेंगे ना, क्लियर है, जो कि मैंने जिस बेस पे लिखा हुआ था। तो सबसे पहले पहली किस्त मान लेते हैं हम 100, दूसरी किस्त हमारी दूसरी किस्त से पहली आधी थी तो ये 200 हो जाएगी, तीसरी किस्त से पहली कैसी थी 1/3, तो ये 300 हो जाएगी। बात आप समझ गए। ये तो हुई थी किस्तें अपनी हमारा, है ना। अब आपको पता है इस पे आपके लिए कोई ब्याज नहीं लगना है, क्योंकि ये तो आपने 3 साल के अंत में ही पे की हुई है। 200 आपने जो किस्त पे की हुई है उस पर आपको 1 साल तक 10% की दर से ब्याज लगेगा, तो कितना हो गया 220, क्योंकि 200 का 10% कितना हो गया 20 हो जाएगा ना दोस्तों। फिर जो आपने तीसरी किस्त पे की हुई है, मतलब सॉरी पहली किस्त पे की हुई थी, उस पे भी आपको 10% की दर से 2 साल तक ब्याज लगेगा, तो कितना बनेगा 20। इस तरीके से इनको जोड़ दें, 3, 2, 5 और 1 6 640%। यहाँ से आप उसके कंपेरिजन कर दें
तीसरी किस्त आपको पता है, आपने लास्ट किस्त है ना, तीसरी मतलब लास्ट, चौथी मतलब भी लास्ट की थी, तो आपने उसके बराबर इसको वैल्यू को निकाल देना। मेरे हिसाब से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब बताइए दोस्तों आप लोग लाइक और कमेंट करके कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं आया, या आपका डाउट अभी तक था जो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर मैं आपके लिए अभी भी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आप उसका भी आंसर कमेंट में जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अब यहां से मेरा काम खत्म और आपका स्टार्ट, तो आप जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कीजिए। इस लेवल से क्वेश्चन आते हैं, 1290 रुपए के कर्ज को 5% वार्षिक एसआई दर से 4 वर्षों में चुकाने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगी। अब यहाँ पर बराबर किस्त नहीं लिखा, किस्त हमेशा दोस्तों बराबर ही होती है, चाहे आप मोबाइल की किस्त डाउन पेमेंट में मोबाइल उठा लिए EMI पे, या फिर गाड़ी कार कुछ भी खरीदते हैं तो आपकी किस्त कैसी होती है, हमेशा इक्वल ही होती है, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर जरूर करना है दोस्तों, आंसर जरूर करें, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ सीख ली है, पढ़ रखी है, तो आपको उसका तुरंत प्रैक्टिकल करना चाहिए कि आप पे बन रही है या नहीं बन रही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।